जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात होगी ईरान की। ईरान में चल रहे इस भयानक युद्ध की जिससे पूरी दुनिया दहल रही है। असर सिर्फ अमेरिका और इजराइल पर ही नहीं पड़ रहा है। बर्बादी सिर्फ ईरान में ही नहीं हो रही है, लेबनान में ही नहीं हो रही है। उसका असर साफ तौर पे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर दिखने लगा है। लेकिन जो नया मोड़ इस युद्ध में आया है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से बार बार पीछे हो रहे हैं, मुकर रहे हैं। पहले उन्होंने ये धमकी दिया था कि 48 घंटे के अंदर अगर ईरान बातचीत के टेबल पर नहीं आ जाएगा या हमले नहीं रोकेगा तो वो जितना भी पावर सेंटर्स है, जहां भी एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान के अंदर, यानी पावर प्लांट्स हैं, वहां वो हमला करेंगे और उसे बर्बाद कर देंगे। लेकिन भाई, हुआ कुछ दूसरा ही। ईरान ने ऐसा भयानक पलटवार किया इजराइल में, और वो भी डिमोना शहर ने, जिसके बाद से पूरा का पूरा जो समीकरण है युद्ध का बदल गया। और अब जब 12 घंटे पहले, यानी 48 घंटों का जो वक्त दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने पावर सेंटर्स पर हमला करने के लिए, पावर प्लांट्स पर हमला करने के लिए, उसके 12 घंटे पहले ही वो बदल गए और उन्होंने ये कह दिया कि मैं अब 5 दिनों का वक्त दे रहा हूं ईरान को और उसके बाद हम बातचीत करेंगे। यानी 5 दिनों तक वो हमला नहीं करेंगे। सरल शब्दों में कहें तो वो सीज फायर पे बात आ गई थी। लेकिन अब पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार, सिक्योरिटी अफेयर्स के जानकार अब इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से पीछे क्यों हट रहे हैं। हालांकि बात अगर डोनाल्ड ट्रंप की होती है तो जब भी कोई बयान देते हैं तो वहां पर फैक्ट चेकर्स फैक्ट चेक करते हैं। बड़े बड़े अखबारों में डिटेल्स निकलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितना झूठ बोला है, और इसीलिए एक नया झूठ उनका फिर सामने आया तो सबने उसे फैक्ट चेक करना शुरू कर दिया। और वो जो झूठ है वो ये है कि उन्होंने कहा कि उनकी बातचीत ईरान से चल रही है, बहुत अच्छी बातचीत हो रही है और कई बिंदुओं पर सहमति भी बन गई है। लेकिन ऐसा नहीं था। उसके तुरंत बाद ही ईरान ने बोल दिया, भाई हमारी तो कोई बात ही नहीं हो रही है अमेरिका से। कौन बात कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये बताएं। वहां के स्पीकर ने साफ तौर पे कह दिया कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति से या अमेरिका के किसी भी दूत से, हम तो हमला करते रहेंगे। तो अब सवाल यह उठता है कि युद्ध का समीकरण बदल कैसे रहा है। तो यहां पर आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि एक ऐसा हमला जो डिमोना शहर पर कर दिया था ईरान ने, इजराइल के डिमोना शहर पे, उसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया है। डिमोना शहर जैसे ही आप सुनते हैं तो आपके जेहन में एक ऐसे शहर, एक रेगिस्तान में बसे हुए छोटे शहर की एक इमेज आ जाती है जहां पर इजराइल का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। छोटा सा शहर रेगिस्तान के बीच में बसा हुआ, लेकिन बहुत बड़ी सुरक्षा की वहां जरूरत पड़ती है। और वो इसलिए कि सरल शब्दों में अगर आपको बताऊं तो वहां इजराइल के परमाणु बम बनाए जाते हैं। जानकारी के अनुसार इजराइल के पास 90 परमाणु बम है। ये अभी बिल्कुल तैयार है, वॉरहेड्स है, यानी वो जब चाहे तो इनका इस्तेमाल कर सकता है। और डिमोना शहर पे जो हमला हुआ है ईरान की तरफ से, उसने इजराइल को हिला कर रख दिया, अमेरिका को दहला कर रख दिया। जानकारी यह है कि सिर्फ 20 किलोमीटर दूर, यानी जो परमाणु संयंत्र है, जहां पर एटॉमिक फैसिलिटी है, जहां परमाणु बम बनाया जाता है डिमोना शहर में, उससे प्लांट से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर 2 बैलिस्टिक मिसाइल से जो ईरान ने हमला किया था उसमें से एक गिरा। और जो तस्वीरें वहां से निकल कर आई वो सच में अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए दुस्वप्न बन गया। बर्बादी वहां ऐसी देखी गई जिसकी कल्पना ना अमेरिका ने किया था ना इजराइल ने किया था। और उसके बाद से ही अमेरिका और इजराइल को यह लगने लगा कि ये अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर पावर प्लांट्स पे गिर जाता, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पे गिर जाता, तो जो तबाही मचती इजराइल में उसे सदियों तक पूरी दुनिया याद रखती। बात सिर्फ इजराइल की नहीं, अमेरिका की नहीं, पूरी दुनिया, मानवता इस बात को याद रखती कि वहां क्या हुआ। हालांकि एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे जो हमला हुआ था उसके बारे में जो परमाणु एजेंसी है दुनिया की, उसने तो कह दिया कि चूंकि वो बहुत दूर गिरा था इसीलिए रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। लेकिन बात यहां पर रेडिएशन के खतरे की नहीं है, बात इससे आगे है। अगर ईरान वहां पर सीधा हमला कर सकता है डिमोना शहर पे और वो सिर्फ 20 किलोमीटर दूर जाकर के उसका बैलिस्टिक मिसाइल गिर सकता है, तो खतरा यही है कि उसके न्यूक्लियर सेंटर पे अगर ये वार सीधा होता,
अगर ये हमला सीधा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पे होता तो वहाँ तो खतरा होता ही, रेडिएशन तो होता ही, और मानवता पे सीधा खतरा वो आ ही जाता। और यही बड़ा कारण है जिसके बारे में अब लगने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल जो है वो अब इस युद्ध से पीछे हटने का रास्ता बड़ी तेजी से ढूंढ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब फेस सेविंग फार्मूला जल्दी से जल्दी मिल जाए। आपको यह पता है कि इजराइल के बारे में यही कहा जाता है कि इजराइल के ऊपर एयरबॉर्न अटैक्स नहीं होते हैं। पहले 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के लड़ाकों ने हमला किया था इजराइल के ऊपर और 1000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया था, 250 लोगों को किडनैप करके वो गाजा पट्टी लेकर चले गए थे, उसके पहले यही माना जाता था कि अगर आप हमला कर रहे हैं इजराइल के ऊपर तो आप जो प्रोजेक्टाइल्स डालते हैं उसे आयरन डोम और जो बाकी उसके एयर डिफेंस सिस्टम है उसे हवा में ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन डिमोना शहर पर जो हमला हुआ है उसने सारे मिथ तोड़ दिए हैं। जो वहां एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है इजराइल का वो कारगर साबित नहीं हुआ और इसका असर ये पड़ा कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स दागा था ईरान ने, डिमोना शहर पर गिर गया और यहीं से यू टर्न लेने लगे डोनाल्ड ट्रंप। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर इस बैलिस्टिक मिसाइल्स को इजराइल ने हवा में न्यूट्रलाइज क्यों नहीं किया। जो जानकार हैं, सिक्योरिटी के जानकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर जो नज़र रखते हैं, उनका कहना यह है कि एक तो बहुत बड़ा कारण यह रहा होगा कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स इजराइल के पास है उसकी संख्या लगातार घट रही है। मतलब यह हुआ कि इजराइल अपनी सुरक्षा करने में अब कामयाब नहीं हो पा रहा है। लगातार ऐसे जो मिसाइल्स और ड्रोन्स ईरान की तरफ से दागे जाते हैं, हर एक ड्रोन और हर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल को एक इंटरसेप्टर चलाना पड़ता है। और जो जानकारी निकल कर आई कि इसके जो 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये पता नहीं चल पाया एयर डिफेंस सिस्टम को और ये मिसाइल आकर के हिट कर गया डिमोना शहर को। दूसरा ये कि जो संख्या है इंटरसेप्टर्स की वो लगातार घट रही है, तो इजराइल अब बच कर इन्हें चला रहा है। इजराइल को ये बात पूरी तरह से शायद पता है कि अब बहुत ज़्यादा दिनों तक उसके इंटरसेप्टर्स नहीं चल पाएंगे। उसका बड़ा कारण ये है जो थोड़े दिन पहले ही ये जानकारी आई थी और ये अमेरिका का आधिकारिक बयान भी है कि जो ड्रोन्स और मिसाइल चला रहा है ईरान, उसकी संख्या लग रहा है कि बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी संख्या में मिसाइल्स अभी भी उसके पास है और ड्रोन्स भी हैं। ड्रोन्स की अगर बात करें तो शाहिद 131, शाहिद 136 2 ऐसे ड्रोन से हमले लगातार कर रहा है 25 दिनों के इस युद्ध में ईरान। उसमें बनाने का जो खर्चा होता है बहुत कम होता है। $20,000 में एक ड्रोन बन जाता है और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए $20 लाख खर्च होता है इंटरसेप्टर बनाने में। और अमेरिका का ये आधिकारिक बयान भी है कि महीने में हम 4 या 5 ऐसे इंटरसेप्टर्स बना पाते हैं, जबकि ईरान 100 से ज़्यादा ऐसे ड्रोन्स बना लेता है, मिसाइल्स बना लेता है। तब जब ये युद्ध शुरू हुआ था आज से 25 दिन पहले, तो यही लग रहा था कि ईरान के पास जो जखीरा है मिसाइल्स और ड्रोन का, वो जिस तरह से मार कर रहा है, इसका मतलब है उसकी संख्या बहुत बड़ी है। कई तस्वीरें मार्केट में ऐसी आई हैं, सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा, जिसमें पहाड़ों के अंदर जो सुरंग है उसमें बहुत बड़ी संख्या में बने बनाए मिसाइल्स और ड्रोन्स रखे नजर आते हैं। और जिस तरह से पलटवार ईरान कर रहा है उसका साफ तौर पे लग रहा है उसके मिसाइल्स और उसके ड्रोन्स इतनी बड़ी संख्या में है कि वो चाहे तो 6 महीने तक लड़ाई कर सकता है, जैसा कि उसके नेता बार बार कह रहे हैं। तो अब जब हम इंटरसेप्टर्स की बात कर रहे हैं और ये भी जानते हैं कि अमेरिका का ये बयान है कि 5 या 6 ही इंटरसेप्टर्स बनाए जा सकते हैं अमेरिका के द्वारा, यानी कि इजराइल और अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बन रहा है वो यही बन रहा है कि वो इंटरसेप्टर्स कम संख्या में बनाते हैं और बहुत महंगा होता है, जबकि ईरान के जो मिसाइल्स होते हैं, जो ड्रोन्स होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में दागे जाते हैं। तो यहाँ पर जो कारण सबसे बड़ा समझ में आ रहा है इजराइल के ऊपर, जो डिमोना शहर के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल गिर गया, उसका कारण यही लग रहा है कि इंटरसेप्टर जो है या तो वो काम नहीं कर पाया या उसकी संख्या कम होने से इजराइल बच कर दाग रहा है। हो सकता है उसे पता ही ना चला हो और उसने इंटरसेप्टर चलाया ही ना हो, या जानबूझकर उसने नहीं चलाया क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया होगा कि ये न्यूक्लियर प्लांट से दूर गिर रहा है। लेकिन आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर इजराइल को ऐसे ही लगता रहा या इजराइल के पास ऐसे इंटरसेप्टर्स अगर बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं और किसी दिन कोई बैलिस्टिक मिसाइल्स या कोई ड्रोन्स आता है ईरान के तरफ से और
डिमोना शहर के न्यूक्लियर प्लांट पे या और भी कोई न्यूक्लियर प्लांट है या कोई भी ऐसा सेंसिटिव अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक अगर कोई लोकेशन है इजराइल के ऊपर या अमेरिका के मित्र देश हैं जहां सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, वहां गिर जाता है, इंटरसेप्ट नहीं किया जाता है, तो जो बर्बादी होगी वो जो ईरान बार बार जो धमकी दे रहा है उसी का मंजर वहां देखने को मिलेगा। और उसके बाद से ही ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेने लगे हैं। पहले उन्होंने ये कहा था कि 48 घंटे के बाद वो पूरे के पूरे पावर प्लांट्स पे वो हमला कर देंगे, बर्बाद कर देंगे ईरान को, वहां अंधेरा छा जाएगा, वहां ऑयल के जो कुएं हैं वहां बिजली नहीं मिलने से वहां ऑयल का जो रिफाइनरी है वो काम करना बंद कर देगा। यानी वो ईरान को बर्बाद करने का पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद से जो पलटवार ईरान ने करना शुरू किया रिफाइनरीज पे, पावर सेंटर्स पे, मित्र देशों के लोकेशंस में इजराइल के ऊपर, वो ट्रंप के लिए मुसीबत का बहुत बड़ा सबब बनने लगा। जानकारी तो आज ये भी निकल कर आई है कि टेक्सास शहर अमेरिका में भी एक ऑयल रिफाइनरी है, वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और वहां आग लग गई है। ये आज की ताज़ा जानकारी है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पे कोई बयान नहीं आया है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये जो धमाका हुआ है ऑयल रिफाइनरी में, वो किसी हमले की वजह से हुआ है या कुछ और है। लेकिन चूंकि युद्ध काल है, यहाँ पर युद्ध हो रहा है और युद्ध में अमेरिका सीधे इन्वॉल्व है, तो ये भी माना जा सकता है कि ईरान ने कोई जुगत लगा करके अपने किसी स्लीपर सेल को एक्टिव करके रखा होगा और उसने कोई ऐसा कुछ कर दिया है, हमला कर दिया है, जिससे टेक्सास शहर के उस ऑयल रिफाइनरी में धमाका हो गया है। यानी वहां पर एनर्जी के एक रिसोर्स सेंटर पे वहां धमाका हो गया है। जो युद्ध अपना रंग बदल रहा है वो यही हो रहा है। शुरू में जब 28 फरवरी को सवेरे 8 बजे अमेरिका ने हमला कर दिया था ईरान के ऊपर और पूरी की पूरी सरकार को सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई के साथ मार दिया था, उसके बाद से जो पलटवार ईरान कर रहा था, पहले वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे कर रहा था, सैन्य अड्डों पर कर रहा था। जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो देश हैं, मित्र देश हैं, खाड़ी के देशों में जो सैन्य अड्डे, एयर बेसेस, नेवल बेसेस अमेरिका ने बना रखे हैं, उन पर हमला हो रहा था। लेकिन वक्त के साथ साथ जो निशाना लगाया जा रहा है वो अब बदल रहा है। अब एनर्जी के रिसोर्सेज पर भी हमला होने लगा है, गैस के कुओं पर हमला होने लगा है, तेल के कुओं पर हमला होने लगा है। और इसका सीधा का मतलब ये है उसका ये कि दोनों ही तरफ से ये चाहते हैं कि उसकी इकोनॉमी कमज़ोर पड़ जाए, उसका रेवेन्यू जनरेशन कम हो जाए, उसकी सीधे उसका नस ही दबा दिया जाए गले का, ताकि वो हमला कर ही न पाए। और ऐसे ही ईरान ने किया था, हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करके कर रखा है। हॉर्मुज स्ट्रेट जब आप सुनते हैं ये दो शब्द, तो आपको बिल्कुल साफ तौर पे एक वाटर बॉडी सामने नज़र आता है, जहां पर ईरान की मर्जी से ही वहाँ ऑयल टैंकर्स और गैस के टैंकर गुजरते हैं और पूरी दुनिया की सप्लाई का ऑयल और गैस का 20% उस रास्ते से गुजरता है और 30% गैस गुजरता है। और ईरान ने उसे ब्लॉक कर रखा है। ईरान ने बारूदी सुरंगों का वहाँ जाल बिछा रखा है और कह रखा है कि जैसे ही कोई भी जहाज इजराइल से कनेक्टेड होगा, अमेरिका से कनेक्टेड होगा, वो गुजरेगा तो वो उसे ब्लास्ट करके उड़ा देंगे। और वहाँ से वही जहाज अब गुजर रहे हैं जिसे ईरान गुजरने देने की परमिशन देता है। भारत की बात करें तो भारत के कई वहाँ से टैंकर्स गुजर कर भारत आ चुके हैं और रास्ते में भी हैं। ईरान और भारत के जो मजबूत रिश्ते हैं उसके बदौलत ईरान भारत का यानी जो नेशनल फ्लैग है, तिरंगा लगा हुआ कोई भी जहाज़ देखता है तो बातचीत हो जाती है भारत के अधिकारियों के साथ और उस जहाज़ को वो पास कर देता है। और भी तरीके हैं जहां से जहाज़ निकाले जा रहे हैं। जानकारी ये भी निकल कर आई थी कि ईरान पैसे लेकर भी कुछ जहाज़ों को जाने दे रहा है। यानी उसने एक राशि फिक्स कर रखी है कि आप इतने पैसे दोगे, इतने US डॉलर दोगे तो हम आपको जाने देंगे। और बहुत से ऐसे देश हैं जिनके टैंकर्स वहां से पैसे देकर भी गुजर रहे हैं, लेकिन वही देश अपना टैंकर्स वहां से गुजार पा रहे हैं जिसके बारे में ईरान जानता है कि वो मित्र देश है। ईरान ने साफ तौर पे कह दिया है कि दुश्मन देशों का कोई भी जहाज हम हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं पास होने देंगे। उसका सीधा असर दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ रहा है, छोटे देशों पर नहीं, अमेरिका जैसे देश पर भी पड़ रहा है। ऑयल और गैस की जो किल्लत मार्केट में हो रही है उससे जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसकी कीमतें बढ़ रही हैं और जब कीमतें बढ़ रही हैं तो वहाँ जनता परेशान हो रही है। भारत में भी हल्की फुल्की दिक्कत हो गई थी लेकिन बाद में अब कंट्रोल में सब कुछ आ चुका है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। अमेरिका की ही अगर बात कर लें तो अमेरिका में भी कीमतें बढ़ने लगी है और यही कारण है कि अमेरिका में विरोध के जो स्वर हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले यानी ईरान पर जो हमले का जो उन्होंने फैसला कर लिया था उसके विरोध के जो स्वर हैं मुखर हो रहे हैं। आपको ये याद होगा कि जोसेफ केंट ने तो सीधा
इस्तीफा ही दे दिया था। वो नेशनल टेररिज्म सेंटर के वो चीफ थे और उन्होंने कह दिया था कि ये जो लड़ाई थी वो ईरान और अमेरिका की थी ही नहीं, ये जो लड़ाई थी वो ईरान और इजराइल के बीच में थी। लेकिन इजराइल के कहने पे, इजराइल की लॉबी जो अमेरिका में एक्टिव है, उसके इशारे पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक गलत फैसला कर दिया और अमेरिका पे एक युद्ध थोप दिया है, जिसका असर दूरगामी उसका परिणाम निकलने वाला है। अमेरिका के इकोनॉमी पर, अमेरिका के लोगों पर असर पड़ने वाला है। और ऐसे ही तुलसी गबार्ड ने भी वहाँ एक बयान लिख दिया था और कहा था कि जो कारण बताया है डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करने का, वो ये है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्योंकि 2025 में जब हमला किया था इजराइल ने ईरान के ऊपर और 12 दिनों का जो युद्ध हुआ था, उसमें ईरान के जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थे उन्हें बर्बाद कर दिया गया था और उसके बाद से कोई भी परमाणु कार्यक्रम ईरान का वहाँ चल ही नहीं रहा था। मतलब साफ है कि अमेरिका के अंदर से ही जो विरोध के स्वर उठ रहे थे वो कटघरे में लगातार खड़ा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को और कह रहे थे कि आपने इजराइल का एक युद्ध अमेरिका पे थोप दिया है, जो बिल्कुल एक गलत फैसला है। तो एक तरफ वो अपने घर में फंस रहे हैं, एक तरफ उन्हें सवाल उससे पूछा जा रहा है अपने घर में, और वहाँ पर मिड टर्म पोल्स भी होने वाला है वहाँ की कांग्रेस का, तो वो भी एक दबाव है उनके ऊपर। और दूसरा, जिस तरह से ईरान हमले कर रहा है, तो उससे ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में आ गया है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो एक दो कारण मैं आपको और बता देता हूं। एक तो मैंने डिमोना शहर के बारे में आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारी मुसीबत हो गया है, इजराइल के लिए अब सर्वाइवल की लड़ाई हो जाएगी। अगर न्यूक्लियर प्लांट पे हमला कर देता है ईरान, कोई भी मिसाइल या कोई भी ड्रोन अगर उसके ऊपर गिर जाता है, तो वहाँ पूरी की पूरी मानव सभ्यता के लिए बहुत शर्मनाक वहाँ से तस्वीरें आने वाली हैं। दूसरा कारण वहाँ पर यह माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो फैसला है वो गलत कैसे साबित हुआ। तो उनका जो पहला जो कैलकुलेशन था वो ये था कि जब वो एक बार हमला कर चुके हैं, पूरी की पूरी सरकार मार दी गई है, सीनियर खमनेई जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के उन्हें भी मार दिया गया है, 40 से ज़्यादा अधिकारियों और कमांडरों को मार दिया गया है, तो ईरान तो अब युद्ध लड़ नहीं पाएगा। उन्हें और बेंजामिन नेतन्याहू को यही लगा था कि अब ईरान घुटनों के बल आकर के सरेंडर कर देगा और वहाँ के जो तेल कुएं हैं उस पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। वेनेजुएला में जैसे उन्होंने कब्जा कर लिया था, वैसे ही ईरान के तेल के कुओं पर भी उनका कब्जा होगा। और उनकी नज़र बिल्कुल यही थी, वो चाहते थे कि वेनेजुएला और ईरान के को मिला करके जो 30% कच्चा तेल का जो भंडार है दुनिया का, उस पर उनका कब्जा हो जाएगा। उसके बाद वो अपनी मर्जी से प्राइसिंग करेंगे और दुनिया को ब्लैकमेल करेंगे, अपनी मर्जी से वो तेल बेच पाएंगे अपनी मर्जी की प्राइसिंग से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीनियर लीडर थे, जो सीनियर खमनेई थे, अयतुल्ला खमनेई, उन्होंने अपनी मौत के पहले ही ऐसा सिचुएशन बना दिया था, एक ब्लूप्रिंट बना कर रख दिया था कि 31 जो ब्रिगेड्स थे IRGC के, उन्हें स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया था कि अगर नो कांटेक्ट में या वो नहीं रहेंगे तो वो जैसे ही हमला होता है ईरान के ऊपर तो वो पलटवार अपने अपने ब्रिगेड से यानी अपने अपने लोकेशन से करना शुरू कर देंगे इजराइल के ऊपर और अमेरिका के मित्र देशों में जो उनके सैन्य अड्डे हैं। वही हुआ, वहाँ पर मुंह की खानी पड़ी डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को। तो एक बड़ा फैसला जो उनका गलत हो गया वो ये है, उनका जो कैलकुलेशन था ईरान पे हमले का वो पूरी तरह से फेल हो गया था। दूसरा, वहाँ पर जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि जब ये पूरा स्ट्रेटेजी जब बनाया जा रहा था इजराइल और अमेरिका के साथ बीच में, और ईरान पे कैसे हमला करेंगे, कैसे ईरान को घुटनों पर लेकर आएंगे, तो एक और उनमें एक पॉइंट था डिस्कशन का, वो ये मानकर चल रहे थे कि चूंकि ईरान की जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है और कई हफ्तों से महीनों से कर रही है, और वो इतना भयानक हो गया था कि जब ईरान के फोर्सेस जब गोलियां चलाती थी तो कहा जाता है कि 10 से 15 हज़ार ईरान की आम जनता वहां मारी गई थी। और उसी के बाद से बार बार धमकी देने लगे थे, डोनाल्ड ट्रंप कहने लगे थे कि मैं वहां आकर के रिजीम को बदल दूंगा, खमनेई रिजीम को बदल दूंगा। हालांकि ईरान की जनता भी यही डिमांड उस समय कर रही थी। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंच गया, जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैं मदद लेकर आ रहा हूं, तो मदद के नाम पर उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया, पूरी की पूरी सरकार को मार दिया, सुप्रीम लीडर को मार दिया। तब जो ईरान की जनता थी वो पलट गई। ईरान की जनता पहले अपनी सरकार के खिलाफ, अपने सुप्रीम लीडर के खिलाफ सड़कों पर उतरती थी। उनका यह कहना था कि खमनेई रिजिम में उनको ऑप्रेस्ड किया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है और वहाँ महंगाई कंट्रोल के बाहर हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं मिल पाती है। और इसीलिए वो नाराज होकर सड़क पे उतर आए थे और बार बार खमनेई रिजीम को बदलने की बात करते थे। लेकिन जैसे ही अयतुल्ला खमनेई को मार दिया गया, उसके बाद से वही जनता
वही जनता सड़कों पर रोती मिलती थी, विलाप करती थी और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उल्टी सीधी बातें करती थी और कहती थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान पे हमला किया है बिल्कुल गलत है। ये उनका इंटरनल अफेयर्स था, ये उनका इंटरनल मामला था। और अगर वो सुप्रीम लीडर खमनेई के रिजीम को बदलना भी चाहते थे तो उसके लिए वो प्रदर्शन कर रहे थे। उसके लिए पूरी की पूरी सरकार को खमनेई के साथ मारने की भला क्या जरूरत थी। यानी कि ईरान की जनता ने जो पहले ये डिमांड रखा था कि खमनेई रिजीम को बदलना चाहिए, और वो जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ आपकी मदद के लिए, लेकिन खमनेई के मार देने के बाद से वही जनता डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गई। तो जो कैलकुलेशन कर रखा था डोनाल्ड ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने कि हम वहां जनता को भड़का देंगे और पहले से ज़्यादा वहां बड़ा प्रदर्शन करवा देंगे और उसके बाद वहां पर आसानी से जो वहां नई रिजीम बनेगी या जो नया नेता बनेगा या खमनेई रिजीम अगर अयतुल्ला खमनेई रहेंगे भी तो हम उन पर दबाव डाल के सत्ता से बेदखल कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहला पलटवार ईरान ने किया, इतना भयानक किया जिसकी उम्मीद नहीं थी डोनाल्ड ट्रंप को, बेंजामिन नेतन्याहू को। वहां पर उनका कैलकुलेशन फेल हो गया। दूसरा, ईरान की जनता के बारे में जो उन्होंने सोचा था कि उन खुले दिल से और खुले बाहों के साथ स्वागत करेगी जनता डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सेना का, बेंजामिन नेतन्याहू का, वो भी गलत साबित हो गया। ईरान की जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया हमले के बाद से ही। तो वहां पर भी पूरी तरह से प्लान डोनाल्ड ट्रंप का फेल हो गया। जो स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई थी वो गलत साबित हो गया। और उसके बाद जब हमले होने लगे ईरान की तरफ से, जो पलटवार होने लगा, तो जो डिमोना शहर के पावर सेंटर यानी एटॉमिक पावर रिसर्च सेंटर के पास जो हमला किया ईरान ने इजराइल के अंदर, उसने पूरा का पूरा खेल बदल कर रख दिया। और आज की स्थिति यह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी अब इस युद्ध से बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई जुगत भिड़ा रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि उनकी अमेरिकी जो वहाँ के नेता हैं, जो कमांडर्स हैं, उनकी बातचीत चल रही है और बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और कुछ बिंदुओं पर सहमति बन गई है। लेकिन ईरान इससे मना कर रहा है। ईरान कह रहा है कि ये फेक न्यूज़ है, अमेरिका के राष्ट्रपति फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है, हम आज भी युद्ध में डटे हुए हैं और हम पूरी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कैलकुलेशन किया था, जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, वो कई बिंदुओं पर फेल हो गई। जो उन्होंने पूरा प्लान बना रखा था, जो कैलकुलेटेड उनका जो टास्क था, वो गलत साबित हो गया। और इसी की वजह से आज स्थिति ये है कि अब वो यू टर्न लेने लगे हैं। पहले उन्होंने कहा कि 48 घंटे में अगर ईरान घुटनों पर नहीं आया तो जितने भी वहाँ पर पावर प्लांट्स हैं उसे बर्बाद कर देंगे। लेकिन जब ईरान ने पलटवार करना शुरू किया और पावर प्लांट्स पे करना शुरू कर दिया और जब डिमोना में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास कर दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप को लग गया है कि अब अगर यह युद्ध जारी रहेगा, बेंजामिन नेतन्याहू को लग गया है कि अगर आगे भी यह युद्ध जारी रहेगा तो बहुत बड़ी मुसीबत में इजराइल फंस सकता है। और इसीलिए अब वो रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि उनकी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और ईरान के साथ जो युद्ध है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हालांकि अभी ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।